हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका प्रोजेक्ट परख उड़ान का हिंदी क्लास 10 का मॉडल सेट है। इसमें आपको एक वीडियो में सेट 1 से 5 तक सब करा जाएगा। तो एग्ज़ाम से पहले आप इसको ध्यान से देखिए और एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स से मतलब पास कीजिए। चलिए देखिए, शुरू करते हैं सेट नंबर 1 से। ध्यान से देखना है, सब करा देंगे हम। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने की दशा में मनुष्य 2-3 वर्षों के दौरान इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब पीछे हटना असंभव लगता है। जिस गति से हम विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ते रहे हैं, उसमें कभी भी कमी व्यवहारिक प्रतीत होती है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था और दैनिक आवश्यकता उस गति के साथ जुड़ गई है। क्या हमें ज्ञात नहीं कि जिसे हम आहार समझ रहे हैं वह वस्तुतः दैनिक विषय है जो सामूहिक आत्महत्या की दिशा में हमें लिए जा रहे हैं। जंगलों को ही ले लो, यह एक प्रकट तथ्य है कि विभिन्न देशों की वन संपदा अत्यधिक तीव्र गति से छीन होती जा रही है। भारत के विभिन्न प्रदेश, विशेषकर पूर्वांचल के राज्य तराई उत्तर प्रदेश के जंगल भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। खूब अच्छी तरह यह जानते हुए कि जंगल को काटने का मतलब है कि भूमि का असुरक्षित रखना, बाढ़ों को बढ़ावा देना और मौसम के बदलने में सहायता। चलो अब शुरू करते हैं। हमारे दैनिक विष क्या है? दैनिक विष मतलब जो हम लोग रोज सेवन करते हैं, भोज्य पदार्थ। समझ गए? दैनिक विष आहार मतलब भोज्य पदार्थ। आगे चलिए। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने का काम कौन करता है? मनुष्य कर रहा है। जंगलों को काटने का क्या मतलब है? जंगल को काट के क्या करते हैं? भूमि को रक्षित करना, फर्नीचर बनाना, खेत बनाना, रास्ता बनाना, भूमि को रक्षित करना, आरक्षित करना। चलिए 3 नंबर हो गया, 4 नंबर चलते हैं। क्या अत्यंत तीव्र गति से छीन हो रहा है? वन संपदा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब है पद्यांश। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाली का हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर सवार फिसलती। मन व का विकास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना चढ़ना न अकरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाली की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। किससे डरकर नौका पार नहीं होती? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। चलिए आगे चलिए। नन्ही चिट्टी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? दीवारों पर। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? साहस। सिंधु में डुबकियाँ कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियाँ जो है गोताखोर लगाता है। बच्चा दूध पीकर सो गया। अब देखिए ये आ गया आपका क्या आ गया? ये आ गया ग्रामर का। 12 ठो क्वेश्चन ग्रामर से है। बच्चा दूध पीकर सो गया, ये सरल वाक्य है। निहारिका पढ़ रही है, वाच का प्रकाश एकदम सिंपल है, तो ये क्या होगा? कर्तरीवाच। निहारिका द्वारा पढ़ा गया तो कर्मवाच होता। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, ये लगन न पाई आग, इसमें जो है कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? अतिशयोक्ति। रिया पटना जा रही है, सही पद परिचय बताइए। रिया एक मतलब लड़की का नाम है, तो रिया हो गया व्यक्तिवाचक। अब पटना, पटना भी हो गया व्यक्तिवाचक और स्त्रीलिंग भी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन, ये हो जाएगा। व्यक्तिवाचक है रिया और पटना भी है संज्ञा। रिया है स्त्रीलिंग, जा रही है। रिया एक है तो एक वचन, पटना जा रही है। चलिए 13 नंबर देखिए। मेघमय आसमान से उतर रही है, यह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये है अरे यहाँ है, यहाँ ये है ख नंबर, मानविक रंग अलंकार। 13 का ख बिल्कुल सही होगा। रीमा द्वारा, द्वारा आ गया तो कर्मवाच, चित्र बनाया गया। रीमा चित्र बनाती है होता तो कर्तव्यवाच।
चलो अब बुक का। मैं काली हूँ बचपन से दुबली और मरियल भी, गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी जो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और उसकी प्रशंसा ने की। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं कर दे कि नाम सम्मान और प्रसिद्धता पाने के बावजूद आज मैं उससे उबर नहीं पाई। चलो अब शुरू करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये किस पाठ से लिया गया है? एक कहानी यह भी। मनु भंडारी लेखिका है। लेखिका कौन है? मनु भंडारी। पिताजी की क्या कमजोरी थी? गोरा रंग। बड़ी बहन से तुलना किए जाने पर लेखिका के मन में कौन सी भावना आती थी? ये आप लोग सब जानते हैं, हीन भावना पैदा हुई थी। चलिए अब ये पद्यांश है। हमारे हरी हरी लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन। ये श्री कृष्ण के बारे में बात हो रहा है। हरिल एक पक्षी है, मतलब ये है पद जो कि सूरदास लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं सीधे। प्रस्तुत पद के रचिता कौन है? सूरदास। कौन लिखा है? सूरदास। ये देखिए, अगर आप लोग अभी तक कवि और लेखक का नाम सब याद नहीं किए हैं तो एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए, ट्रिक से सब याद हो जाएगा। तो सूरदास कौन है? सूरदास। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह? ये हरिल पक्षी की तरह है। गोपियों को उद्धव द्वारा किए गए योग का ज्ञान किसके समान लगता है? कड़वी ककड़ी के समान। गोपियाँ जागते सोते दिन रात किसका नाम जपती है? श्री कृष्ण का। काशी किसकी पाठशाला? ये संस्कृति का है। एक कहानी यह भी पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? एक कहानी यह भी जो है उसमें लेखिका मनु भंडारी अजमेर राजस्थान का वर्णन करती है। भगत गृहस्थ होते हुए भी क्या था? भगत जो है गृहस्थ होते हुए भी साधु संत जैसा रहता था। परशुराम ने क्या समझकर लक्ष्मण को बचाया? बालक समझकर लक्ष्मण को बचाया, मतलब उससे युद्ध नहीं किया। मधुप किसे कहा गया है? मधुप मतलब मन रूपी भौरा। कवि बादल को क्या घेरने को कहता है? पूरा आकाश, मतलब संपूर्ण आसमान। माता कांचल पाठ का नायक कौन है? मतलब इसमें मुख्य भूमिका जो है भोलानाथ निभा रहा है। लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था? मतलब ड्राइवर भी था और गाइड भी था, उसका नाम था जितेन नार्गे। चलिए अब सेट 2 पे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मॉडल सेट 2 1 खत्म हो गया। विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ। उसके पिता का नाम श्री अंबालाल साराभाई था। वे एक महान उद्योगपति थे। उसकी मान्यता थी कि अपने बच्चों को वे संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्हें अपने भवन के परिसर में अपने परिवार के बच्चे के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। वे बड़े योग शिक्षक को नियुक्त किया। इस विद्यालय में गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास, भूगोल, कला, शिल्प, संगीत आदि विषय की शिक्षा की व्यवस्था थी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये अहमदाबाद में हुआ था, यहाँ दिया है। विक्रम साराभाई के पिता क्या थे? एक उद्योगपति थे। क्या थे? उद्योगपति। अंबाला ने अपने भवन के परिसर में क्या खोला? ये एक विद्यालय खोला। अगला, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जागने आ रहा हूँ, अतल अस्तचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उद्यानचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज उड़ते रहो तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहो तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसने आ रहा हूँ। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोग कैसी नींद में सो रहे हैं? गहरी नींद पे सो रहे हैं। कवि कैसे जगाना चाहती है? वो गीत गाकर जगाना चाहती है। लोग किससे सिहर कर मुड़ते रहे? साधना से। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती, वायु, अग्नि, गगन। आकाश का है पर्यायवाची शब्द क्या है? गगन है। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। वाच्य भी 3 और वाक्य भी 3। सरल वाक्य का उदाहरण है, इनमें से कौन सरल वाक्य का उदाहरण है? मैं घर पर था। चलिए आगे देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिना पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, अर्थात 100 लौ एकर 100। राम गाड़ी चला रहा है, ये कर्तरी वाच्य है। वाच्य के कितने भेद हैं? वाच्य के भी 3 भेद हैं, कर्तरी, कर्म, भाव। तुम्हारी अदंतरुनी मुस्कान मृतक में भी जान डाल देने में कौन सा अलंकार है? इसमें है अतिशयोक्ति। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन
देखा गया जिस दिन उसका बेटा मर गया, इकलौता बेटा था, कुछ सुस्त और बदा था, बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, पतहू बड़ी सुभग और सुशीली मिली थी। यह है बाल गोविंद भगत, जिसको रामवृक्ष बोनीपुरी ने लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बेटे की मृत्यु पर। भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा था। भगत जी का बेटा हो गया। भगत जी की पतोहू कैसी थी? सुशीली थी, सुशील। बोधा का क्या अर्थ होता है? बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। चलिए आगे चलते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव मतलब उद्धव के बारे में बात हो रहा है, मतलब ये तेल की गगरी, कमल का पत्ता, इस सब के बारे में बात कर रहा है। तुम उसी तरह हो, श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी आकर्षण और बंधन से मुक्त हो। इस पद के रचिता कौन है? पद है, तो पद को किसने लिखा है? सूरदास। अगला, गोपियाँ किसे बड़ा अभागी समझती है? उद्धव को। उद्धव मने उद्धव, उद्धव इसी को बोलते हैं। उद्धव। कौन स्नेह के बंधन से नहीं बना? उद्धव। उद्धव उद्धव एक ही है। पुरहीन पात का अर्थ क्या है? कमल का पत्ता। गोपियाँ किसे हरील की लकड़ी कहती है? मतलब गोपियाँ जो है अपने आप को मतलब अपने आप को हरील समझती है, और लकड़ी जो है श्री कृष्ण है, उसी को थामे है। भोलानाथ का असली नाम जो है क्या था? तारकेश्वर नाथ। ये माता का आंचल पाठ का है। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? गंगटोक, जो कि सिक्किम राज्य की राजधानी है। तुलसीदास की काव्य भाषा क्या थी? देखिए इस क्वेश्चन में दोनों आंसर होगा, अवधि और ब्रज, क्योंकि दोनों उसकी भाषा थी। वैसे तो ब्रज दिया है सब जगह, नहीं रहे तो अवधि टिक मारना, समझ गया। नौबत खां में इबादत किसकी जीवनी है? नौबत खां में इबादत जो है बिस्मिल्लाह खान की जीवनी है, शाहनाई वादक। मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञान है, अभी ट्रिक बताए थे, तो अज्ञेय। कस्बे वाले किसे कैप्टन बुलाते थे? चश्मे वाले को। ट्रेन में नवाब साहब ने क्या खरीदा था? ये खीरा का रहा था, लखनवी अंदाज। चलिए पार्ट 2। चलिए अब सेट 3, पांचों सेट आप लोग पढ़ लीजिए, 20-25 मिनट में पांचों सेट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से पढ़िए सब। चलिए फिर आ गया गद्यांश। हम गद्यांश भी इतना पढ़ा दिए कि वो भी मिल जाएगा आपका, लगता है। शास्त्री जी का एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उसकी परवरिश हुई, और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर पहुंचे तब भी वह समान ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था, और कहना ना कि बापू से प्रभावित होकर ही 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास कुछ ऐसे प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं के आदर्श पर चलते रहे और औरों को उसके लिए प्रेरित करते थे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के परवरिश होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? वो सामान्य थे। शास्त्री जी का व्यक्तित्व कैसा था? विनम्र, सादगी और सरलता पूर्वक। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी रहने पर भी उस पर किस व्यक्ति का प्रभाव पड़ा? महात्मा गांधी का पड़ा था, बापू इसी को बोलते हैं। सन 1921 ईस्वी में गांधी जी ने किस चीज़ को छोड़ दिया? तो वो छोड़ दिया था अपना पढ़ाई को। मन समर्पित, तन समर्पित और या जीवन समर्पित चाहता हूँ, देश की धरती कुछ और भी दो। मैं तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा हूँ फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। चलो अब शुरू करते हैं। काव्यांश में किसको अपना सब कुछ समर्पण की बात कर रही है? धरती माँ को। कवि इस कविता में क्या क्या समर्पण करने का बात कर रहा है? तन मन धन, तन मन जीवन सब, तन मन शान, तन मन जान, तन मन गान, तन मन जीवन, ये होगा। आगे देखो, औकिंचन शब्द का अर्थ क्या है? औकिंचन शब्द का अर्थ होता है गरीब। इस कविता का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो होगा धरती, देश की धरती। हो गया 8। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र। तो संयुक्त वाक्य कौन था? यहाँ होगा राधा बीमार थी इसलिए वह स्कूल नहीं गई। वाक्य के भेदों के नाम इनमें से कौन है? वाच्य के भेद, कर्तरी, कर्मवाच, सब, 3 भेद होता है। सोहन विद्यालय जा रहा है, तो सोहन क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है। सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कारक। ख नंबर बिल्कुल सही होगा।
सोहन ने पहाड़ जैसी रोटी खा ली, कौन सा अलंकार है इसमें? अतिशयोक्ति। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। सरल, मिश्र, संयुक्त। राहुल से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ा आ गया तो भाववाच हो जाएगा। क्या होगा? भाववाच। कुछ गलत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमसे कुछ गलत हो गया हो तो, ठीक है, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, एक बार में हो जाता है इधर उधर। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा था। उन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति की समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी काली बत्तीसी दिखाकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। चलो अब शुरू करते हैं। ये किसका है? नेताजी का चश्मा, जिसको स्वयं प्रकाश लिखा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक स्वयं प्रकाश। कैप्टन क्या काम करता था? चश्मा बेचता था। हलदार साहब किसे के देशभक्ति के समझ नतमस्तक हुए? कैप्टन चश्मे वाले, इसी को कैप्टन बोला जाता है। हलदार साहब किसके देश, ये हो गया। बत्तीसी शब्द का अर्थ क्या है? दांत। 32 नहीं, दांत, दांत, सॉरी, 18 का गौ होगा, बिल्कुल सही, दांत होगा। बत्तीसी दिखाना मैंने दांत दिखाना। हरी है राजनीतिक आए, समझी बात मधुकर के समाचार सब पाए, इस अति चतुर हुए पहले गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बुद्धि जनी जाने को जोंग, योग संदेश। मतलब ये सब लेखिका, ये किसका है? पद का है, जो कि सूरदास लिखा है। और गोपियाँ ये सब बोल रही है। चलो, कवि तथा कविता का नाम। कवि कौन है? सूरदास। कविता का नाम है पद। हरि किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को। चलिए आगे देखिए। प्रस्तुत पद में चतुर शब्द किसके लिए आई है? चतुर शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। यह कविता किस भाषा में लिखी गई है? ये ब्रज भाषा में। उस समय लड़की के विवाह की अनिवार्य योग्यता क्या थी? उस समय मैंने 16 साल और मैट्रिक पास। पास लिखा है, पास होगा। नेताजी के चश्मे के रचिता स्वयं प्रकाश। देखिए आता है कि नहीं? जो नहीं देखे हैं, जो नहीं देखे हैं ट्रिक देख लीजिए, थोड़ा 5 मिनट का वीडियो है। होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंख से हमारी ओर देख लिए। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ये लखनवी अंदाज से लिया गया है। सूरदास का निधन, मतलब सूरदास कब मरा था? 1583 ईस्वी में इसका देहांत हुआ था। आत्मकथा कविता में मधुर चांदनी रातों की बातें किसने किया है? आत्मकथा जो लिखा है जयशंकर प्रसाद। पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद। नागार्जुन के अनुसार फसल किसका जादू है? नदियों के पानी का जादू। भोलानाथ अपनी माता को किस नाम से पुकारता है? मैया। मैया, यही होगा। मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? यह गंगटोक को कहा गया है, जो कि सिक्किम राज्य की राजधानी है। चलिए अब सेट 4 पे चलते हैं। चलिए अब सेट 4। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 प्रश्न का उत्तर दें। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसे जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया को असली ताकत बताता है और मनुष्यता की प्रकाश भी इसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपने चाल को पड़ोसी की चाल को देखकर समझते हैं। चलो देखो, साहस की ज़िंदगी क्या होती है? साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है? ज़िंदगी। जनमत की उपेक्षा करके चलना किसका काम है? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है? ये ताकत होती है। किस मनुष्य की पहचान, पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? साहसी व्यक्ति। जनमत शब्द कौन सा समास है? जनमत। जनमत ये होगा तत्पुरुष समास। हंस लो 2 क्षण खुशी मिले वरना जीवन भर कृंदत। किसका जीवन हंसी खुशी में इस दुनिया में रहकर बीता?
सदा सर्वदा संघर्षों को इस दुनिया में किसने जीता। खिलता फूल मलान हो जाता, हंसता रोता चमन चमन है। कितना रोज चमकते तारे, कितने रह रह कर गिन जाते। हंसता राशि भी छिप जाता, जब सावन घन घिर जाता। उगता ढलता रहता सूरज, जिसका साक्षी नील गगन है। आसमान को छूने वाले वह ऊंचा ऊंचा मीनार, मिट्टी में मिल जाते हुए छिन जाते सभी सहारे। दूध तलक धरती की गाथा, मौन मुकर रहता कन कन। चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन। हंस लो दो क्षण खुशी मिलने, वरना जीवन भर क्या है कृतज्ञता। दूर तलक किसकी गाथा है, दूर तलक किसकी गाथा है, धरती की। खिलता फूल क्या होता है, म्लान। नील गगन का एक शब्द क्या होगा, नील गगन मतलब नीला है जो गगन, नीलांबर। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3, सरल संयुक्त मिश्र इनमें सॉरी रचना के आधार पर वाक्य भेदों का नाम, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ये गलत है ऑप्शन 9 का आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, क्योंकि सब होगा, घ नंबर होगा आंसर आपका। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सरल वाक्य है। रीता किताब पढ़ रही है, कौन सा वाच्य है, ये कर्तरी वाच्य है, कर्तरी वाच्य है। रीता किताब पढ़ रही है कर्तरी वाच्य होता है, रीता के द्वारा किताब पढ़ा गया तब कर्म वाच्य होता है। गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, गर्मियों में खूब आम खाया जाता है, ये भाववाच्य है। आम जो है, ये आम खाना जो है अकर्मक सकर्मक क्रिया, इसलिए ये कर्मवाच्य होगा, भाव नहीं होगा। चला नहीं जाता उस सब होता। मूर्त मानो चंद्र है, इनमें से कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। सागर के ऊपर नाव नाच करती है, लहरें मधुर गाने, इसमें मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है मानवीकरण अलंकार, सागर और लहर। गोपियों ने किसे भगवान कहा है, गोपियों के अनुसार भगवान कौन है, ये आप लोग सब जानते हैं, श्री कृष्ण। सूरदास का काव्य भाषा क्या है, ब्रज भाषा। फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है, किसानों के हाथों का, नदियों के जल का, सूरज की किरणों का। सूरज की किरणों का तो रूपांतरण है। फसल मिट्टी का गुणधर्म है। काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की। नवाब साहब का डकार लेना क्या दर्शाता है, मन भरना, पेट भरना, स्वाद लेना, इनमें से सभी, पेट भरना। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, बाल गोविंद भगत जो है एक रेखाचित्र है। मृदंग कब बनता है, जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग, होगा कि नहीं, घ नंबर ठीक है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँख से नमक मिर्ची के प्रयोग से चमकते खीरे की फाँक की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ विश्वास लिया, खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गया, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मूंद ली, मुंह में पानी आ गया, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँके को मतलब खीरा का जो टुकड़ा है उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये लखनवी अंदाज है। 23 नंबर चलिए क्वेश्चन पे। नवाब साहब ने खीरे की फाँक को किस प्रकार देखा, सतृष्ण आँख से कि तृष्ण आँख से, सतृष्ण आँख से। नवाब साहब ने खीरे की फाँक का स्वाद किस प्रकार लिया, सूंघकर, खाकर, देखकर, इनमें से सभी। तो सूंघा उसको। नमक मिर्च छिड़क दिए गए खीरे की फाँक को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी, लेखक उन्हें सूंघने को ललायित था, खाने को ललायित था, फेंकने को ललायित था, इनमें से कोई नहीं, खाने को। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। बादल गरजे घोर घेर घोर घोर गगन धराधल ओ ललित कलित काले घुंघराले, बल कल्पना के पावे विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वर्ज छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। इसका कवि का लेखक कौन है, ये जो है किससे लिया गया है, ये उत्साह से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा। यह काव्यांश किस पाठ से लिया गया है, उत्साह से। उनतीस। विद्युत छवि उर्म का क्या तात्पर्य है, बादल के हृदय में बिजली छिपी है।
आपका दृष्टि में बादल किसका प्रतीक है? पौरुष और क्रांति का, यही होगा। चलिए अब सेट 5 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट सेट है आपका। चलिए ये सेट 5 है। हम जब जितना भी प्रयास कर लें परंतु प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहे तो उसके उपयोग को निश्चित रूप से कम कर सकते हैं। भारत की प्लास्टिक मुक्त करना मात्र सरकार ही जिम्मेदारी नहीं और सरकार अकेले इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम अपना कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। चलिए अब पढ़ते हैं। किसे पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकते? प्लास्टिक को। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा क्या तात्पर्य है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में योगदान देना। डैश अकेले इस विषय पर कुछ नहीं कर सकती। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। डैश नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करें। चलिए आगे चलते हैं। हम धरती के बेटे, बड़े कमरे हैं, बड़ी थकान में सोते फिरते हैं, उठते बड़े सवेरे हैं, धरती की सेवा करते हैं, कभी न मेहनत से डरते हैं। लू हो चाहे ठंड से आनी, चाहे झरझर बरसे पानी, ये तो मौसम है, हमने तूफान में मुंह फेरे हैं। हम धरती के बेटे, बड़े कमेरे हैं, से आशय क्या है? हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। बड़े सवेरे कौन उठता है? धरती के बेटे। चाहे झरझर बरसे पानी, इसका आशय क्या है? बरसात का मौसम। तूफानों के मुंह फेरे हैं, इसका आशय क्या है? मुसीबत से लड़ना। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, इसमें जो है कौन सा अलंकार का बात हो रहा है? श्लेष अलंकार। शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी सफलता प्राप्त करे, ये एक मिश्र वाक्य है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सा वाच्य है? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सिंपल है तो कर्तरीवाच। राम छत पर गया और चांद को देखा, छत पे भी गया और चांद को देखा, संयुक्त वाक्य। कर्ता प्रधान वाच्य डैश कहलाता है, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्तरीवाच। वाक्य में प्रयुक्त पदों विस्तृत व्याकरणिष्ठ परिचय देना क्या कहलाता है? पद परिचय। बेटे के क्रियाक्रम में दिल टूल नहीं किया, पतहू से ही आग दिलाई उसकी, जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई पतहू को बुलाकर उसके साथ कर दिया, मतलब उसके भाई को बुलाकर ले गया, मतलब ये बाल गोविंद भगत का है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, बेटे की आग किससे दिलाओ? पतहू से, पहलू लिख दिया, पतहू होगा पुत्रवधू। बेटे के श्राद्ध अवधि पूरा होने के बाद भगत जी ने किसे बुलाया? पतहू के भाई को। पतहू का स्वभाव कैसा था? सुशील प्रबंधिका थी, कुशल प्रवेदिका लिखा है, और सुशील भी थी, ये सेवा भावना भी रखती थी, यही होगा। सुशील स्वभाव होगा, सुशील तो कहीं देवे न किया है। भगत की मानसिकता थी, भगत की मानसिकता कैसी थी? रूढ़िवादी के खिलाफ। मन ही मन को मांझ रही कहिए भाई कौन उधो, ये उधो मने उद्धव, मतलब ये सूरदास का पद है। गोपियों की दशा किसकी तरह हो रही थी? विरहिणी। मर्यादा न रखने की बात किसके लिए कही गई है? ये कही गई है कृष्ण के लिए। गोपियों किसे गुहार लगाती है? गोपियाँ किससे गुहार लगाती है? कृष्ण से। मर्यादा का सही अर्थ क्या है? मर्यादा का सही अर्थ क्या है? मर्यादा। गोपियाँ किससे प्रेम करती है? श्री कृष्ण से। राम लक्ष्मण परशुराम कविता के लेखक कौन है? ये लिया गया है तुलसीदास लिखा है इसको, रामचरितमानस है ना। संगीतकार का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य गायक, मुख्य नेता का साथ देने वाला गायक, यही होगा। मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? कैप्टन चश्मा वाला। ट्रेन के किस क्लास में लेखक ने यात्रा की? सेकंड क्लास मतलब स्लीपर क्लास। मधु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? शहनाई।
गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम। हो गया आपका। एक ही वीडियो में हम 5 सेट कंप्लीट करा दिए। इसको ध्यान से देखिए और लेखक और कवि का नाम और भी सेट पढ़ सकते हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और सब्जेक्टिव भी करा दिए तो आप उसको ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आपका बेस्ट ऑफ लक। कल का एग्ज़ाम आपका अच्छा जाए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। ठीक है, थैंक यू आपका।